रूस यूक्रेन संकट पर आए दिन हम एक नए घटनाक्रम से अवगत होते हैं। पिछले साल फरवरी में शुरू हुए इस संकट को 1 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है, लेकिन ये अभी तक अपने अंजाम तक नहीं पहुंचा है। हालांकि इस दौरान कौन देश किस पाले में है, इस पर बहसें खूब हो रही हैं। और ऐसे में जहां कुछ देशों ने अपना रुख साफ कर दिया है, वहीं कुछ देश अब तक ये ठीक से तय नहीं कर पा रहे हैं कि उन्हें किस खेमे का साथ देना चाहिए। और दक्षिण अफ्रीका भी उन्हीं देशों में से एक है। हालांकि इस देश ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने रूस यूक्रेन युद्ध में मध्यस्थता करने का प्रस्ताव रखा था। इसके जरिए उसकी कोशिश खुद को गंभीर और संतुलित दिखाने की थी। साथ ही वो गुटनिरपेक्षता का अंतर्राष्ट्रीय अगुवा बनने की भी कोशिश कर रहा है। लेकिन इस बीच ये देश अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों के भंवर में फंस गया है। दरअसल हालिया कुछ घटनाक्रमों की वजह से रूस यूक्रेन मामले में दक्षिण अफ्रीका न तो तटस्थी नजर आ रहा है और न ही किसी पक्ष के समर्थक के तौर पर दिख रहा है। वहीं दूसरी तरफ रूस की ओर दक्षिण अफ्रीका के झुकाव से पश्चिमी देश उससे नाराज भी हैं। अब ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर दक्षिण अफ्रीका किस तरफ है? किसी एक पक्ष में होने से दक्षिण अफ्रीका की साख पर क्या असर पड़ेगा और अर्थव्यवस्था के लिहाज से इसके क्या प्रभाव होंगे? तो सभी सवालों के जवाब हम तलाशेंगे, मगर सबसे पहले रूस यूक्रेन युद्ध के मामले में दक्षिण अफ्रीका के रुख को जरा समझ लेते हैं। दरअसल जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था, तब दक्षिण अफ्रीका ने अपनी शुरुआती प्रतिक्रिया में रूस से तत्काल अपनी सेना को वापस लेने के लिए कहा था। लेकिन जल्द ही उसके इस रुख में बदलाव आ गया। जब संयुक्त राष्ट्र में रूसी सरकार की आलोचना की बात आई, तो उसने इससे किनारा कर लिया। इस तरह उसने युद्ध में शामिल दोनों देशों में से किसी का भी पक्ष न लेकर खुद को तटस्थ रखने की नीति अपना ली। लेकिन आगे दक्षिण अफ्रीका की कई कार्रवाइयों और बयानों ने उसके तटस्थ रुख पर सवालिया निशान लगा दिया। दरअसल दक्षिण अफ्रीका ने रूस यूक्रेन युद्ध की शुरुआत के करीब 1 साल बाद ही रूसी नौसेना अभ्यास की मेजबानी की थी। ये रूस, चीन और दक्षिण अफ्रीका के बीच एक साझा नौसैनिक युद्धाभ्यास था और पश्चिमी देशों ने इसकी तीखी आलोचना की थी। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका ने अपने थल सेना के कमांडर इन चीफ को रूसी सैन्य अधिकारी ओलेग साल्यूकोव के निमंत्रण पर रूस की राजधानी मॉस्को भेजा था। इसे सद्भावना यात्रा के रूप में पेश किया गया था। लेकिन इन सारे घटनाक्रमों से पश्चिमी जगत में ये संदेश गया कि दक्षिण अफ्रीका रूस यूक्रेन युद्ध में तटस्थ होने का मात्र दिखावा कर रहा है और असलियत में वो रूस के पक्ष में खड़ा है। लेकिन इस सबसे इतर दक्षिण अफ्रीका की तटस्थता पर अगर किसी ने सबसे ज्यादा चोट की, तो वो अमेरिकी राजदूत रूबेन ब्रिगिटी का ये दावा था कि दक्षिण अफ्रीका रूस को अपने हथियार दे रहा है। उनके मुताबिक दक्षिण अफ्रीका ने बीते दिसंबर में केप टाउन के नजदीक एक नौसेना बंदरगाह के जरिए रूसी जहाज में हथियार और गोला बारूद लाद कर रूस भेजे थे। रूबेन ने अपने इस दावे के समर्थन में कहा कि मैं इसकी सटीकता की एवज में अपनी जान दांव पर लगा सकता हूँ। हालांकि दक्षिण अफ्रीका ने रूबेन के इस दावे को खारिज कर दिया था। उसके मुताबिक अमेरिकी राजदूत बातों को बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रहे थे। इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका के कई मुल्कों से भी अमेरिकी राजदूत की टिप्पणियों पर गुस्सा जाहिर किया गया था। कुछ लोगों ने इसे अमेरिका की औपनिवेशिक मानसिकता करार दिया था। साथ ही इसे जियोपॉलिटिकल ब्लैकमेल की भी संज्ञा दी थी। खैर, बात जो भी हो, लेकिन इतना जरूर है कि दक्षिण अफ्रीका ने रूस को हथियार भेजे थे या नहीं, इस सवाल के जवाब में राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने एक स्वतंत्र जांच की बात कही थी। इसके बाद उन्होंने अपनी सरकार की छवि को तटस्थता की पटरी पर वापस लाने के लिए मॉस्को और कीव में एक शांति प्रतिनिधि दल भेजने का ऐलान किया था। अब सवाल है कि इसका दक्षिण अफ्रीका पर क्या असर हो सकता है। तो दरअसल इन आरोपों के बाद दक्षिण अफ्रीकी मुद्रा रैंड में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले तेजी से गिरावट देखी गई थी। इसके अलावा रामाफोसा सरकार विदेशी निवेश और विदेशी व्यापार सौदों के नुकसान को लेकर भी चिंतित है। जानकारों के मुताबिक दक्षिण अफ्रीका पहले से ही लचर ऊर्जा प्रणाली, बेरोजगारी और ढहते बुनियादी ढांचे से जूझ रहा है। ऐसे में अगर पश्चिमी देश दक्षिण अफ्रीका से खफा हो जाते हैं, तो उसके लिए ये किसी बड़े झटके से कम नहीं होगा। इन सब के बावजूद दक्षिण अफ्रीका अभी कूटनीतिक जटिलता का सामना कर रहा है। दरअसल रामाफोसा सरकार इस दुविधा में है कि अगस्त में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए दक्षिण अफ्रीका में आने के लिए राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को दिए गए निमंत्रण पर कायम रहना है या नहीं। दरअसल आईसीसी यानी अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने पुतिन के खिलाफ एक अंतर्राष्ट्रीय गिरफ्तारी वारंट जारी कर गिरफ्तारी का आदेश दिया था।
अब ऐसे में अगर पुतिन दक्षिण अफ्रीका आते हैं तो सरकार उन्हें गिरफ्तार करने के लिए कानूनी तौर पर बाध्य होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि दक्षिण अफ्रीका अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय उपायों का समर्थन करने की समृद्ध विरासत के साथ आईसीसी का संस्थापक सदस्य देश है और आईसीसी के लिए रोम संविधि का हस्ताक्षरकर्ता देश है। जानकारों की माने तो अगर पुतिन दक्षिण अफ्रीका आते हैं और उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाता है तो ये पश्चिमी देशों के लिए गंभीर झटका होगा। इसलिए इसके एवज में वो व्यापक प्रतिक्रिया दिखा सकते हैं और इससे दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा में गिरावट आएगी और इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक गलियारों में ये खबर टहल रही है कि दक्षिण अफ्रीका किसी भी संभावना से बचने के लिए पुतिन की मेजबानी से बचने की राह तलाश रहा है। इसके अलावा ऐसे भी कयास लगाए जा रहे हैं कि इस कवायद में वो शायद ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसी दूसरे देश को सौंप सकता है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो तमाम मसलों के चलते दक्षिण अफ्रीका की साख अभी दांव पर लगी हुई है। इसे बचाने के लिए वो भरसक कोशिश कर रहा है, लेकिन ये भी सच है कि बेशक दक्षिण अफ्रीका यूक्रेन मसले पर रूस के पक्ष में खड़े होने की बात को नकार रहा है, लेकिन बावजूद इसके वो रूस के खिलाफ तो कतई नहीं जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि दक्षिण अफ्रीका की सत्ता पर काबिज वर्तमान राजनीतिक पार्टी को रूस का हितैषी माना जाता है। इसके अलावा दक्षिण अफ्रीकी जनता की भावनाएं भी रूस से जुड़ी हुई हैं। दरअसल रूस यानी उस समय का सोवियत संघ वो देश है जिसने दक्षिण अफ्रीका में मुक्ति आंदोलनों में अपना समर्थन और सहयोग दिया था। सोवियत संघ ने दक्षिण अफ्रीका में सक्रिय रूप से रंगभेद का विरोध किया था और साथ ही यहाँ के निर्वासित आंदोलनकारियों को मॉस्को में रहने और अध्ययन करने की अनुमति दी थी। तो इस तरह देखा जाए तो दक्षिण अफ्रीका के कई शीर्ष नेताओं का रूस के साथ दशकों पुराना संबंध है और इसलिए दक्षिण अफ्रीका पश्चिमी जगत के अनुकूल काम करेगा, इसमें यकीनन शक है। अब बारी है इस कार्यक्रम के रविवारीय विशेषांक यानी दुनिया मेरे आगे की, जिसमें हम बात करेंगे दूसरी अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। बीते दिनों ईरान ने सुपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल फतह का अनावरण किया है। ईरान की मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अपने टारगेट को निशाना बनाने से पहले इसका प्रक्षेपण क्षेत्र लगभग 1400 किलोमीटर का है और इसकी स्पीड 15 मैक तक हो सकती है। ये भी दावा किया जा रहा है कि दुनिया में कोई भी मिसाइल रक्षा प्रणाली इसका मुकाबला नहीं कर सकती है। ऐसे समय में जब विश्व पहले से ही एक युद्ध का मंजर देख रहा है, ईरान का यह कदम यूएसए और ईरान के संबंधों में नई तल्खी पैदा कर सकता है। 2018 में यूएसए के परमाणु समझौते से बाहर आ जाने के बाद ईरान के रिश्ते पहले से ही तल्ख चल रहे हैं और वो चीन तथा रूस के खेमे के और नजदीक जा रहा है। हाल ही में चीन की मध्यस्थता में ईरान ने अपने सदियों पुराने दुश्मन सऊदी अरब की तरफ भी दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया है, तो वहीं रूस से भी उसने सुखोई Su-35 लड़ाकू विमान खरीदने की पेशकश की है। हालांकि अपने पहले के कदमों से इतर ईरान ने इस बार पश्चिम को धमकी नहीं दी है, बल्कि इसे स्थायी शांति और सुरक्षा के लिए जरूरी बताया है। हाल ही में चीन और रूस ने जापान सागर और पूर्वी चीन सागर में संयुक्त हवाई गश्ती की। इसके बाद दक्षिण कोरिया ने भी स्थिति को देखते हुए अपने लड़ाकू विमान छोड़ दिए। ऐसे में इस क्षेत्र में तनाव की स्थिति बढ़ गई है। 2019 के बाद से ये चीन और रूस की छठी हवाई गश्ती थी और इसके पहले भी जब नवंबर में ऐसा हुआ था तब चीन और रूस के हवाई गश्ती के जवाब में जापान और दक्षिण कोरिया ने कार्रवाई की थी। रूस द्वारा यूक्रेन पर हमला करने से पूर्व चीन रूस ने संयुक्त बयान जारी करते हुए नो लिमिट पार्टनरशिप की घोषणा की थी। इस हवाई गश्ती को उसी का परिणाम माना जा रहा है जहां दोनों देश मिलकर अमेरिका के सहयोगी देशों पर लगातार सैन्य खतरे का आंशिक डर बनाकर पारस्परिक हितों के लिए काम कर रहे हैं। 2022 में टोक्यो में आयोजित क्वाड शिखर सम्मेलन के दौरान भी चीन ने ऐसा ही किया था। ताइवान में भी चीन लगातार लड़ाकू विमानों की गश्ती कराकर इस क्षेत्र में अशांति फैलाने का काम कर रहा है और चीन की ऐसी बढ़ती गतिविधियां न केवल अमेरिका को चिंतित करने वाली हैं, बल्कि भारत की सुरक्षा के लिहाज से भी खतरनाक हैं। पिछले एक साल से रूस यूक्रेन संकट के कारण पहले से ही चल रहे मानवीय संकट में अब एक नया मोड़ जुड़ गया है। दरअसल बीते दिनों दक्षिणी यूक्रेन में नीपर नदी पर बना एक प्रमुख जल विद्युत संयंत्र कखोवका बांध में विस्फोट होने से इसमें दरार आ गई। इससे भारी मात्रा में जल निचले क्षेत्रों की ओर प्रवाहित हो गया, जिसने भयानक बाढ़ का रूप ले लिया है। दोनों ही देश इसके लिए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। इस बाढ़ से खेरसोन शहर के पास काला सागर की निप्रोव्स्का खाड़ी में भी जल स्तर बढ़ गया है, जिससे तटीय क्षेत्रों में अपरदन और लवणता का खतरा उत्पन्न हो गया है।
इसे देखते हुए वर्ल्ड बैंक, संयुक्त राष्ट्र जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने मदद का हाथ बढ़ाया है, तो वहीं नाटो ने भी आपात बैठक बुलाकर यूक्रेन को सहायता का आश्वासन दिया है। चलिए अब नोट कर लीजिए आज का सवाल। रूस यूक्रेन युद्ध में तटस्थ रहने के पश्चात भी दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध यूक्रेन के समर्थक देशों की नाराजगी के कारणों का उल्लेख कीजिए।